बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और बीक्यू प्राइम के लॉन्च के अवसर पे हम मार्केट के दिग्गजों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी प्रयास में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर अरोड़ा साहब। समीर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आपकी शुद्ध हिंदी के लिए आपको बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके मुकाबले थोड़ा अच्छा कर सके हिंदी बोलने के हिसाब से। फंड मैनेजमेंट तो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको बुला के आपसे थोड़ी एक्सपर्टीज लेने की ट्राई कर रहे हैं। समीर, 2022 का साल भारत के लिए काफी ठीक रहा है अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें तो। आपकी क्या राय है कि ये क्यों हुआ और क्या आपको लगता है कि ये कंटिन्यू हो सकता है 2023 के साल में? 2022 में हमारे, अगर आप मार्केट को या इकोनॉमी को भी लें, इट हैज आउट परफॉर्म कि भाई बाकियों की तरह गंदा नहीं हुआ। राइट। हाँ, हाँ जी। उसका तो पहला सिंपल है कि जैसे अगर आप कहीं यूरोप में क्या हुआ, तो यूरोप में गैस शॉर्टेज, एनर्जी शॉर्टेज बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, रशिया से कट ऑफ हो गया। या अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो उन्होंने कुछ तो अपने आप ही पॉलिसीज रॉन्ग ली और अब ये जीरो कोविड के लिए और अपने आप फंसते जा रहे हैं। और यूएस मार्केट में वो इकोनॉमी अच्छी कर रही थी, ज्यादा अच्छी कर रही थी, इतनी ज्यादा अच्छी कर रही थी कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, जिसके लिए अब वहां की सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो इंडिया में ये सब चीजें नहीं हुई। एक तो हमें तो कोई ऐसी सेल्फ गोल भी नहीं हुए, ना कोई एनवायरनमेंट से इफेक्ट हुआ, बल्कि चाइना के प्रॉब्लम होने से चाइना प्लस वन लोगों ने शुरू किया ढूंढना कि और कहाँ पे हम कर सकते हैं। और अगर एनर्जी का भी ले तो हम तो रशिया से ऑयल खरीद के इतना ज्यादा हमें उसका भी नुकसान नहीं हुआ। और अगर हम अपनी इन्फ्लेशन की बात करें यूएस के मुकाबले में, तो हमारी इन्फ्लेशन विद इन आर रेंज रही कि हम 6-7% मैक्सिमम तक देखा हुआ है कई बार, सो इट डजंट मैटर। एंड यूएस के लिए वो 2 के बदले 6-7-8 इज अ वेरी बिग नंबर। तो इन सब चीजों से हमारी इकोनॉमी रिलेटिवली, इन चीजों जो मेन फैक्टर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड को अफेक्ट किया, उन्होंने हमें नहीं किया। एंड फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप देखें, तो हमारे इस बार डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने तो बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, जो कि मैं हाँ भी जी। नहीं सोचता था कि इतने स्ट्रॉन्ग निकलेंगे। मुझे डर होता था कि अगर मार्केट गिरी तो सबसे पहले यही नए नए लोग भागना शुरू कर दें। बट इन्होंने सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करके, जैसे भी करके, अगर आप 30-35 बिलियन, पता नहीं कितने पीक पे तो 40 बिलियन शायद हो गई थी सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स की, उस सबको अब्सॉर्ब किया। तो इसलिए हमारी मार्केट कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट अब तो शायद बढ़ भी गई है 3-4% ईयर टू डेट। और बाकी सब मार्केट 20-20% के करीब डाउन है। हाँ तो जी। इसलिए इंडिया की आउट परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट पे कम है, बट रिलेटिव बहुत ही बढ़िया है एंड जस्टिफाइड है, क्योंकि ये चीजें उनमें नजर आ रही हैं। इट्स नॉट कि ये कैसे हो गया, ये खाली फ्लो से हो गया, क्योंकि अगर खाली फ्लो से मार्केट चले हो मजा नहीं आता। हाँ लोगों को जी। लगता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके पैसे आ रहे हैं, एक दिन नहीं आएंगे, काइंड ऑफ थिंग। ये है। अब आउट नेक्स्ट ईयर क्या है कि मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस, सॉरी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आउट परफॉर्मेंस का नहीं पता, क्योंकि अच्छा। कई बार हो सकता है कि वो दूसरी मार्केट को इतनी गिर गई, ज्यादा बढ़ जाए। बट हमारे अगर अपने 15% बन गए, अगर, जो मुझे लगता है बन सकते हैं प्लस माइनस, उसमें फिर हमें कोई इतना नहीं रोना चाहिए कि उसके 20 क्यों बन गए अमेरिका के या चाइना के, क्योंकि वो इतना गिर गया, शायद बढ़ जाए, शायद ना भी बढ़े। बट हमारे को लगता है कि अगर वो गिरना ही बंद कर दे, हमारे को काफी फायदा हो सकता अच्छा, ओके। समीर, आप तो एक म्यूचुअल फंड बिजनेस भी लॉन्च कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये टाइमिंग आपके बिजनेस के लिए काफी सही हो गया क्योंकि है। ये इंडिया सब एक चीजें स्वीट हम स्पॉट तो में नहीं है? पैदाइशी लकी लोग हैं, लेकिन अभी हमें 4-5 महीने लगेंगे, बजट बजट खत्म हो जाएगा। अगर कैपिटल गेन बढ़ाना है, घटाना है, जो करना है कर लो। हाँ, तो हमारा टाइमिंग होपफुली अच्छा होगा, लेकिन अभी थोड़ा दूर है, लाइक हाँ सिक्स जी। मंथ अच्छा, ओके। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या आपकी ये बुलिशनेस जो, मतलब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप शायद कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड चला सकते हो। मुझे पता नहीं है कि आप करते हैं कि नहीं। वो क्या ये म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए जो आप जो स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे वो भी क्या इसी तरह से होगी और क्या आप वो कंस्ट्रक्टिव ही रहेंगे भारत पे? बेसिकली हमारी फिलॉसफी तो बड़ी अच्छी चली है 25 सालों में, अगर आप हमारे फंड्स की परफॉर्मेंस देखें। हाँ लेकिन जी। अब म्यूचुअल फंड के लिए कोई नया प्रोडक्ट जो हमारे दिमाग में है वो उस वक्त प्रेजेंट होगा, बट ब्रॉडली, क्योंकि लोग डिसीजन मेकिंग और जो थिंकिंग और जो सक्सेस हमारी फिलॉसफी में रही है, वो तो इम्प्लीमेंट होनी है। अब उसको आप चाहे फ्लेक्सी कैप में इम्प्लीमेंट कर दो या मिड कैप में कर दो, उसी के अगेंस्ट कंपेयर होना है। तो वो तो सेम होगा, लेकिन प्रोडक्ट
डिपेंड करता है मई तक हम आपको प्रेजेंट करेंगे तब क्या हाँ जी। प्रोडक्ट है। बट इन जनरल मैंने अलायंस में 4 बड़े फंड में मैनेज करता था, अलायंस 95, अलायंस इक्विटी, अलायंस फ्रंटलाइन, अलायंस टैक्स रिलीफ। उनकी परफॉर्मेंस ये नॉर्मल इंडस्ट्री से तो एक फंड तो 30% पर एनम बेटर थी 8 साल के लिए, और बाकियों की भी बहुत ज्यादा फर्क थी। और हमारे हीलियोस में भी दिन अच्छे रहे हैं, तो जरूरी मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड में सडनली खराब क्यों हो जाएंगे, हाँ जी। हाँ जी। तो होपफुली ठीक ही चलेगा। ओके। और मैं ये ओके सो मेरा ये सवाल ये है समीर के क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप काफी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आप ये फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज में से चालू करना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग का मानना है कि 2022 में शायद लार्ज कैप्स ने बहुत आउट परफॉर्मेंस किया हो, 2023 में शायद मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का मौका आ जाए। क्या आपको लगता है मिड कैप स्मॉल कैप्स का मौका वो होगा? बड़ी दूर है और उसमें करते करते साल लग जाता है, और वो एज अ बिजनेस आप करते हो तो उसको आप छोड़िए। आप अभी की बात ऐसे करें कि हाँ जी। हमारे करंट फंड्स में मिड कैप कितने हैं या लार्ज कैप कितने हैं, तो दैट विल रिफ्लेक्टेड बेटर। हाँ क्योंकि जी। क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो हर चीज करेंगे, जो भी कैटेगरी में हल्के ठीक है, हल्के तो अभी आपका क्या व्यू 4 साल है? में सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आई एग्री लिटिल बिट कि मिड कैप स्टॉक्स विल डू क्वाइट वेल। अब वो हाँ जी। एग्जैक्टली नहीं समझ आती है, लेकिन हमारे फंड में भी करीब 50%, क्योंकि हमारा फ्लेक्सी कैप है, अगर अभी हम AIPMS गिने या अपना फॉरेन फंड गिने FPI फंड, तो 50% हमारे भी मिड कैपिश टाइप है। एंड दैट आई एग्री कि लार्ज कैप में कई स्टॉक बहुत ज्यादा चल गए हैं इस साल। सो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मिड कैप चले। एक और बात है, अब पहले मुझे लगता है कि मार्केट चलेगी, हाँ जी। तो मार्केट चलती है तो नॉर्मली मिड कैप डू एटलीस्ट एज वेल मोस्टली। तो आई एग्री विद दैट लिटिल बिट, यस, कि मिड हम्म। कैप जो है लार्ज कैप से बेटर थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाँ पास नहीं। भी 50% के करीब अगर है तो दैट मीन्स कि काफी है वो। अदरवाइज 30-35 इज लाइक द बेंचमार्क। जो हाँ जी। इंडेक्स में आप कहें कि 500 इंडेक्स में मिड कैप कितने होंगे, तो 30% होगा। हाँ और जी। हमारे भी फंड में होंगे करीब 50 या 48, तो काफी फर्क है। तो इसके आई एग्री विद यू। हमने सोच के ऐसे नहीं किया है, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। मिड कैप मिलते जा रहे हैं और मिड कैप में एक्साइटमेंट है। आई एग्री। ओके। नहीं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है समीर के, ओके, काफी लोगों से बात होती है तो बोलते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियोज में इतनी चमक नहीं है इस कि। साल नहीं है, आई एग्री, क्योंकि इस साल के जो स्टॉक्स चले हैं वो चले हैं जो स्टॉक लोग, हमारे जैसे लोग भी नहीं खरीदते कभी जिंदगी में। हाँ जी। NTPC, ONGC, अब वो जब चलेंगे तो उस दिन तो हमें चुपचाप देखते रहना है। लेकिन हमें भी पता है कि हमने 26 साल से किया है और उनकी कितनी कहानी चलती है और कितनी उनकी ग्रोथ होती है। बट इस साल में ये लोग कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि इंडेक्स थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। बट वो हमारा भी रिवेंज आएगा, वो ठीक तरीके से आएगा। बीच बीच में आता है हर 2-3 साल में, जब वो ब्रॉडर मार्केट एंड ये जो स्टॉजी ओल्ड जो कभी कभी चलते हैं। बट तो इंटरेस्टिंग। इस साल में क्या हुआ है कि एक तो 2-3 ग्रुप्स हैं। एक तो ये कमोडिटी टाइप स्टॉक्स नॉर्मली नॉर्मली फंड मैनेजर जो लॉन्ग टेन्योर है वो नहीं खरीदते लॉन्ग। हाँ जी। दूसरा, ये अडानी स्टॉक्स इतनी जल्दी बढ़ गए कि वो किसी ने खरीदे ही नहीं, तो उसका भी इम्पैक्ट हो गया इंडेक्स पे। 3-4% आया, पता नहीं 2-3-4% का। तो इतना ही फर्क होता है लोगों में कि, क्योंकि वो अडानी स्टॉक्स आप एनालाइज करो पहले बढ़ गए, अब अपने का बाद में सोचेंगे जब कभी आएगी बात। तो व्यू को छोड़ो, बड़ी इतने गए। बराबर है, राइट। समीर, ये लास्ट 2-3 महीने में हम देखें, जैसे मैं मानता हूं कि आप बोल रहे हैं जैसे ये ONGC, NTPC, मे बी सम PSUs लोग खरीदते नहीं है, लेकिन PSU बैंक्स में काफी लोगों ने निवेश किया है। आपकी क्या राय है उस पर? हम तो जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश किया हुआ है हमने 2020 में। उसमें हमारे कोई 3 टाइम बन गए हैं, नहीं 3 टाइम तो नहीं बने, हाँ 3 टाइम बन गए होंगे शायद, या 190-200 होता था 20 में। हमने तो और कोई PSU लिया नहीं ना, हमारे को कोई इंटरेस्ट है। अच्छा। हमने तो लगता है कि ठीक है, वो एक हो गई कि भाई कुछ ज्यादा चीप हो गया होगा, तो हमने, क्योंकि स्टेट बैंक लिया तो वैसे भी क्वांटिटी में ज्यादा लिया क्योंकि वो हाँ जी। बड़ा बैंक था। अब कोई आदमी उसके बदले 3-1% के बैंक लेके बोले मेरे पास ये वाला बैंक भी है, ये वाला बैंक भी है, उसकी वेटेज हमारे से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमारी वेटेज है नियरली 7.5%। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल फंड ने 7.5% के PSU बैंक खरीदे होंगे। हाँ जी। हाँ जी। मुझे लगता है भाई एक आध ने शायद ले भी लिया हो। तो जनरली अगर उनके 3-4-5% PSU बैंक में है तो मेरे पास उससे ज्यादा है, अगर ऐसे गिना जाए। बट मेरे को मैं तो लॉन्गर टर्म हिस्ट्री देखता हूँ। लॉन्गर टर्म हिस्ट्री में इन सब स्टॉक्स ने बड़ा दुखी किया है। हाँ जी।
अब वो हो सकता है कि सडनली आज लाइफ चेंज हो रही है, मुझे लगता है कि इतनी लाइफ किसी की चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ओके। ओके। तो क्या यही राय आपकी डिफेंस के लिए भी बनेगी, क्योंकि नहीं जी, हिस्ट्री देखें तो। डिफेंस के लिए नहीं बनेगी, क्योंकि डिफेंस में और पीएसयू बैंक्स में अलग फर्क है। इन द बैंक्स अगर आज भी आई थिंक किसी की रिपोर्ट हुई है कि इस साल भी पीएसयू बैंक्स एज अ ग्रुप ने मार्केट शेयर लूज किया प्राइवेट बैंक्स। हम्म। सेकेंडली हमें दूर से पता है कि आजकल बैंकिंग में क्या चाहिए, आपका हाई ऐप होना चाहिए, आपका ऑनलाइन होना चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड बेचना है, आप ये सब हमें पता है कि एक आध पीएसयू और छोड़, एक और बैंक और गिन लो। स्टेट बैंक तो करता है सब काम। बाकी कौन सा बैंक आपको लगता है कि जिसकी बड़ी अच्छी ऐप होगी, मैंने तो देखी भी नहीं है, बट बिग पिक्चर में आई कैन इमेजिन कि कुछ नहीं है किसी के पास। डिफेक्ट तो इसलिए उसमें देर इज एग्रेसिव कंपटीशन। हाँ जी। और इस साल, जिस साल को हम पीएसयू बैंक्स के लिए बहुत अच्छा गिन रहे हैं, इस साल भी एज अ ग्रुप दे हैव लॉस्ट मार्केट शेयर। ओके, ये आज आज ही किसी की रिपोर्ट आई है। और अगर हम डिफेंस में लें, तो डिफेंस में एक तो उसमें एंड उसमें गवर्नमेंट कोई आपकी हेल्प नहीं करता, पीएसयू है कि प्राइवेट है। इन डिफेंस टू विच आई ओन, वी ओन वन स्टॉक हमारे पास है भारत इलेक्ट्रॉनिक, और हम और भी ले लें कभी कोई। एक तो गवर्नमेंट का एक्टिव वो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो लॉजिकल भी बहुत है। ये भाई आप सिंपल चीजें अपने आप क्यों नहीं बना सकते? कई बार होता है कि पॉलिसी है लेकिन कहते हैं यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, पॉलिसी बना दिया आपने, कोशिश कर रहे हो, बट इतना मुश्किल काम आप सोच रहे हो, होना होना नहीं है, तो जैसे चलता रहेगा। जैसे आप आज बोलो चिप्स बनाएंगे, मैं कहता यार ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हम्म। तो 10 साल तक नहीं होना। लेकिन डिफेंस की चीजें जो है, कुछ कुछ चीजें बेसिकली एनीबडी कुड हैव मेड विद सम इनकरेजमेंट। और सेकेंडली उस उन चीजों में प्राइवेट बंदे भी नहीं है, प्राइवेट कंपनीज भी नहीं है कि आप कहो कि नहीं ये सारा जो ग्रोथ है वो प्राइवेट वाला ले जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि पीएसयू नहीं पसंद, तो पीएसयू की बात नहीं है, वो है कि पीएसयू से कंपटीशन हो रहा है प्राइवेट का, और प्राइवेट वाला ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा जो भी है, तो वो मार्केट शेयर बढ़ा लेगा अपना, तो इसलिए दैट वाज द थिंग। तो डिफेंस में तो कोई है ही नहीं कंपटीशन इन मेनी ऑफ दीज थिंग्स। हाँ प्लस जी। वेरी एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी की भी, इसको हेल्प किया जाए या इसको आत्मनिर्भर किया जाए। हाँ जी। तो वो मुझे लगता है कि उसमें 2-4 साल मोदी गवर्नमेंट जो ज्यादा ऑर्डर ज्यादा वो देगी, बिकॉज दैट इज अ प्रोग्राम। एक तो आसान है करना, आपने खरीदनी है चीजें, आपने बेचनी नहीं है। हाँ जी। अगर बेचने का तो मुश्किल हो जाता है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे किसी के, अब हमने तो खरीदनी, हम कहते हैं हम यहाँ से नहीं खरीदेंगे, वहां से खरीदेंगे, हाँ जी। एंड वो चीजें खरीदेंगे जो उन लोगों को अब आ गई है बनानी। तो इसमें वैसे क्या गलत बात है? हम ये नहीं होगा तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि ये जो आपने पैसे खर्चने हैं एज अ हाँ जी। गवर्नमेंट, हाँ जी। इसलिए मुझे नहीं, लगता है वो जरूर। चलेगा, वो चलेगा। और ये मैनेजमेंट काफी बुलिश है, मतलब हम जो आपकी बीएल है और उसके अलावा दो तीन कंपनी से और बात करी पिछले 10 दिनों में, उनकी ऑर्डर बुक्स बाकायदा अपने काफी आप में ऊपर है, हैं और छोटी बोल रहे हैं कंपनी कि है। बहुत ऑर्डर आएंगे और भी। गवर्नमेंट वाली तो बड़ी है, बट बाकी डिफेंस कंपनी बहुत छोटी है वैसे, लाइक 200 हाँ। 200 करोड़ की भी रेवेन्यू है, बट दे आर, बट सो वही तो मैं कह रहा हूँ, बिकॉज द ऑर्डर, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, गवर्नमेंट का बैकलॉग, एंड जनरली सेफ्टी सिक्योरिटी आफ्टर ऑल दीज थिंग। अमेरिका कभी किसी को पकड़ लेता है और चाइना उससे लड़ रहा है, तो हर आदमी थोड़ी अपनी डिफेंस, अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव कर रहा है, तो दे वुड बी बुलिश। उसमें क्वेश्चन ये कि ज्यादा बुलिश तो नहीं हो गए इन टर्म्स ऑफ प्राइस, हाँ। इतनी ओके। ग्रोथ होगी मुझे लगता है। ओके। ओके। समीर, इस साल ऑटो ऑटो सेक्टर 5 साल के हाइबरनेशन के बाद थोड़ा उभर के आया, अभी थोड़ा प्लेटो हो रहा है, लेकिन आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस की वजह से ऑटोज में तेजी बरकरार रहेगी? नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं तो इस साल की उससे बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास एक भी नहीं है। अच्छा, ओके। बट क्यों कि आपको ऐसा लग मैं रहा तो है? बिग पिक्चर में पहले बात करता हूँ हाँ कि जी। ऑटो सेक्टर में, अगर आप मैं तो यूएस से सब चीजें देखता हूँ। अगर आप यूएस में ऑटो स्टॉक देखो, आफ्टर उनके अभी शॉर्टेज थी, उनके अभी चिप शॉर्टेज थी, आपको याद है सेकंड हैंड कार्स इतनी प्राइसेस बढ़ गई थी कि इन्फ्लेशन का नंबर उनका, एक रीजन होता था कि सेकंड हैंड कार्स उनके इंडेक्स में है इन्फ्लेशन के, और उससे इन्फ्लेशन हाई हो गई है। वही चीजें इंडिया में थी कि भाई शॉर्टेज है, लोगों को 2 साल से गाड़ी नहीं मिली, मुझे लगता है वो पेंट अप डिमांड प्लस माइनस खत्म हो गई। अब डे टू डे आपने कौन सी नई चीज करनी है? नंबर वन, व्हाट आर द न्यू जॉब्स जो हो रही हैं, जो नई नई चीजें खरीदे। एंड थर्डली, अभी वो ईवी वर्सेस दैट में, ईवी की गाड़ी खरीदें कि आईसी की गाड़ी खरीदें, और ईवी की गाड़ी उसकी खरीदें कि उसकी खरीदें कि प्राइवेट वाले खरीदें, किसी को पता ही कुछ नहीं है। तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सेक्टर में, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, चलेगा भी तो बहुत, मुझे
इरिटेट नहीं करेगा कि बहुत ज्यादा बढ़ हाँ जी, जाए। हाँ जी। ये मार्केट के साथ चलता रहे, हम तो नहीं लेंगे। आप नहीं रहेंगे। समीर, अगर आप सिंगापुर में रहते हैं, अगर आप भारत में रहते फिलहाल, और अगर आपके पास मान लीजिए रहने का एक घर ऑलरेडी है और आपके पास और पैसे आ गए, तो आप एक महंगा घर लेते या महंगा रियल एस्टेट स्टॉक लेते? अगर तो आप अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं वो भी अच्छी चीज होती है। हाँ जी, जरूर। बट हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट ले रहे हो तो स्टॉक बेटर है। हम्म। अपने घर के लिए मैं ऐसी बातें नहीं करता कि आप अपना घर छोटा लेके इन्वेस्ट करो, फिर पता नहीं किसके लिए करो। बच्चे को भी मत दो क्योंकि 50 साल रखना है, वो ग्रैंड बच्चा पैदा हुआ नहीं उसके लिए बनाओ, इतने हम नहीं करते काम। बट बॉटम लाइन इज, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए सेकेंड होम ले रहे हो उसका तो कोई लॉजिक नहीं, उससे तो बेटर स्टॉक्स। बट रियल एस्टेट मैंने स्टॉक्स एक में। दिल्ली में एक वो लिया था मकान विदाउट बीइंग देयर इन 96। वो मैंने कोई 40-45 लाख में लिया था उस वक्त हाँ जी। इंस्टॉलमेंट। वो अब जाके कोई 2-2.5 करोड़ का बिका है। अगर मैंने कोई रैंडम स्टॉक भी खरीदा होता मेरे 100 करोड़ बने होते उसमें। अगर मेरे अपने फंड में होता 200 करोड़ बने होते। सो वो तो बिल्कुल वेस्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टीज है वेस्ट। अगर कोई लैंड ले रहा है हाँ जी। वो ले सकता है। वो क्या है कि पुराने ये जो है जो लैंड से कन्वर्ट करके बिजनेस बना रहे हैं वो बिजनेस है। हाँ जी। हाँ अगर जी। नॉर्मल फेलो कौन सी लैंड खरीदेगा और क्या करेगा। सो आई थिंक फॉर एनी टाइम जनरल स्टॉक्स आर बेटर, इवन रियल एस्टेट स्टॉक्स माइट बी बेटर। अच्छा, बट रियल एस्टेट स्टॉक्स पे आपकी राय क्या है समीर? हमारे पास ये अभी एक ही स्टॉक है विच इज डीएलएफ। अच्छा। तो अभी उसमें मुझे ये लग रहा था, पहले हमारे पास दो थे, कि ये इंटरेस्ट रेट्स अगर बहुत बढ़ गए, क्योंकि यूएस में तो बहुत बढ़े हैं। हाँ जी। अब यूएस में फिक्स डिपॉजिट में आपको 5% मिलता है अभी। ऑफ कोर्स दे नो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं अभी, एटलीस्ट 1.25% और बढ़ेगा। तो यूएस में आपको गवर्नमेंट ऑफ यूएस 5.2% देगी, बैंक देगा मे बी 5.5-6% डॉलर में। वाह। तो इंडिया वालों को थोड़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। जरूर। तो उसका बाकी चीजों में समझ नहीं आती, बट रियल एस्टेट में मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा तो स्लो डाउन होना चाहिए। सेकेंड इज, एक बिग सोर्स ऑफ रियल एस्टेट बाइंग वाज कि ये जो नए यंग फेलोज जो फिनटेक नहीं, सॉरी, प्राइवेट कंपनीज में या वीसी कंपनी में या इवन बिटकॉइन में और उन सब में जो पैसे बना रहे थे वो सब तो दिन गए। हम्म। एंड दैट आई डोंट नो हाउ मच, बट इट वुड हैव बीन अ बिग पार्ट ऑफ द न्यू वेल्थ क्रिएशन। यस। यस। सो आई ऑन द मार्जिन हमने वो हाउसिंग वाला मतलब रेजिडेंशियल वाला भेज दिया, और जो डीएलएफ में भी रेजिडेंशियल भी है और कमर्शियल भी है और रिटेल भी है, तो हमने एक रखा हुआ है। ओके, आपने आपने क्रिप्टो बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट किया था समीर? नहीं जी, हमने एक भी दिन नहीं किया। और मैंने बोला था, हमने किसी पूछा भी नहीं कि करते कैसे हैं, लेकिन फिर भी लॉस हुआ। क्योंकि मैंने सोचा कि एक्सचेंज ले लेते हैं। हाँ तो जी। यूएस लिस्टेड एक्सचेंज है कॉइन बेस। तो वो मैंने लास्ट ईयर में मायामी गया था, वहां बड़ी डिस्कशन हो रही थी, ये तो कितनी बढ़िया चीज है, ये तो न्यूट्रल है, इसको क्या फर्क पड़ता है कौन सा चलेगा। तो वो मैंने जैन में लिया, कोई 30% मेरे छुटुक से उड़ गए, फिर मैंने बेच दिया, खत्म कहानी हो गई इसकी। अब आया कुछ नहीं। सो टोटल वन इन्वेस्टमेंट डाउन द टीम। चलिए, वो तो हो सकता है। थोड़ा इतना तो गैम्बलिंग अलाउड है। ऑफ कोर्स ये तो हमारा दिन का काम है। हाँ जी। समीर, एक दो सवाल और बाद में हम आपको जाने देंगे। ये एक आपने जब हम वो पहले एक 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 आध 1.5 साल पहले आपने वो प्लेटफॉर्म कंपनीज पे काफी बढ़िया राय दी थी कि भाई ये नहीं, वो तो फिनटेक तो है, वो तो एनबीएफसी ही रहा, तो क्यों इतना वैल्यूएशन मिलना। आपकी राय एकदम सही हुई है, सारे कंपनीज नीचे आए हैं। अभी आपकी क्या राय है? क्योंकि काफी लोग ये कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो जैसे रिदम देसाई साहब कहते हैं कि भाई ओएनडीसी आ रहा है तो थोड़ा इम्पैक्ट होगा, कोई और कुछ और कह रहा है इम्पैक्ट होगा। आपकी क्या राय है? सो अब जो अगर उस वक्त मेरा बिग पिक्चर था कि बिकॉज एक ही बहुत ज्यादा फिनटेक कंपनीज थी पहले, तो ये भी था कि भाई आप 100 कंपनियां वही की वही चीज करना चाहती हैं। अब वो मेरे ख्याल से 10-12 रह गई होंगी, क्योंकि बाकी सबको न्यू फंडिंग नहीं मिली है ना। तो जो लिस्टेड है मेरे पास है नहीं, बस बुरी नहीं है मुझे लगता है। ओके। पेटीएम बुरा नहीं है, हमारे पास है नहीं। जोमेटो हमारे पास है। तो हम फिनटेक नहीं बात कर रहे, हम टेक की बात। इवन पॉलिसी बाजार हमारे पास है नहीं, पर मुझे लगता है बुरा नहीं है। अच्छा। ओके। तो अब मुझे लगता है कि ये इतने बुरे नहीं है, बेचारों ने एक साल के धक्के खाए हैं, कोई 50-50%, 7-8% डाउन है। हमने तो अभी तक एक ही लिया है।
जोमेटो। बट हमारी कंपनी में रोज डिस्कशन होती है कि एक और लिया जाए कि ना लिया जाए, बिकॉज आई थिंक ये नहीं जरूरी कि वो वापस उस प्राइस पे जाना है 4 टाइम्स। बट अगर 20, 30, 40% बन जाए एक साल में, या फिर आगे देखें अगर इसमें कैन डिलीवर, तो अभी मुझे लगता है कि उन उन इश्यूज पे मेरे पास नहीं है प्रॉब्लम। हम्म। बट आप अभी भी कह सको कि नई कंपनी जिनकी रिसेंट फंडिंग हुई है या एक साल पहले फंडिंग हुई है, दे हैव टू एक्सेप्ट 50% लोअर नेक्स्ट राउंड। अगर वो कहें नहीं जी हमने तो प्राइवेट इक्विटी ने इतने में डाले थे, हमें हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। वो अब जरूर। ये कंपनी, मैं नाम नहीं ले रहा है, कंपनी लिस्ट हुई थी 3, 4 महीने पहले, मेरे हिसाब से 100% गलत था। क्योंकि आपने लास्ट सितंबर में पैसे रेज किए थे, उसके बाद मार्केट 50% गिर चुकी थी उन कंपनियों की, उस टाइप की कंपनीज की। आपको 40% लोअर, 30% लोअर पे आईपीओ करना था, उन्होंने उसके ऊपर प्रीमियम लगा दिया और हमारे फंड वालों ने ले लिया, हमने तो नहीं लिया। उसके बाद वो फिर 40% गिर गया। बट वो बढ़ने वाली प्राइस से गिरा है, इट हैज टू फॉल मेरे हिसाब से, बिकॉज हम तो बिग पिक्चर बात पहले करो कि सारा सेक्टर, एवरी लॉस मेकिंग कंपनी, एवरीथिंग इज ऑन 50%। आप आपकी प्राइस लेके क्यों आईपीओ में आए हो भाई? बराबर है। और जो 2, 3 लिस्टेड है मुझे लगता है प्लस माइनस ठीक है, लेट्स सी ओके। एंड वी डोंट हैव देम येट हाँ जी। एक्सेप्ट जोमेटो। जोमेटो। ओके। एक आखिरी सवाल समीर, और क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स को आपके इस व्यू से फायदा होगा, हम देखते हैं कि कई बार ये सोशल मीडिया पे काफी चर्चा होती है कि एक कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है, वो आईपीओ आया है लेकिन कंपनी ने एक साल पहले 50% नीचे कुछ इश्यू किया था, 2 साल पहले तो 1-2 रुपए पे इश्यू किया था, करेक्ट, अभी दैट्स 100 रुपए व्हाट पे आईपीओ आ रहा है। आपका इस पे क्या व्यू है? आई एम सेइंग। अगर जैसे, अगर वो स्टार्टअप कंपनी थी तो हो सकता है कि भाई वो पहले जीरो पे उसने बेट की, उसका बेट चल गया, हाँ जी। क्योंकि ये तो गेम ही ऐसा है ना। बट जो लास्ट राउंड पे हुई थी, जस्ट बिकॉज उस फंड ने 6 महीने पहले डाले हैं, डज नॉट मीन उसको पहले 20% दो, उस प्राइस से शुरू करो। आप पहले तो बिग पिक्चर में देखोगे कि 6 महीने पहले से बाकी उस ग्रुप का क्या हुआ है, उस सेक्टर का क्या हुआ है। अगर वो सेक्टर 50% गिर गया था ना, कि नहीं मेरा तो नहीं, क्योंकि मैंने तो नए डाले थे जी। तो दैट इज व्हाट माय इशू वाज अगेंस्ट दिस लास्ट आईपीओ। बट व्हाट आई एम सेइंग, जी हो सकता है कई बारी, क्योंकि प्लीज रिमेंबर, ये जो प्राइवेट इक्विटी वीसी वाले हैं, उनके एक स्टॉक में 40% बन भी सकते हैं कई बारी, हाँ जी। क्योंकि वो बाकी सब में जीरो जाते हैं। उनका रिटर्न आप कहीं से भी चेक कर लो, हम लोगों से ज्यादा नहीं होता। और 10-10 साल के लिए लॉक इन करते हैं, फिर एक स्टोरी को लेके पूरे वर्ल्ड में ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन जैसे 100 फिनटेक है, अगर एक में एक बंदे के बन भी गए बड़े ज्यादा, कलेक्टिवली वो बाकी 99 फिनटेक्स ने या 90 फिनटेक ने जीरो होना है, नॉट की वन होना है। हाँ जी। कलेक्टिवली आप देखिए कोई पैसा नहीं बना रहा, लेकिन वो लॉटरी है, कभी एक के पास चलेगी कभी दूसरे के पास चलेगी। इसलिए मैं तो एक पैसा नहीं डालता मैं एज प्राइवेट, क्योंकि इट्स लॉटरी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। सो बट किसी वन जो सक्सेसफुल है, उसका लगता है किसी को कि यार ये तो 10 रुपए में लिया था 50 हो गया, बट वो तो इट्स पॉसिबल, बिकॉज द होल बिजनेस इज, आपने पंट किया है बेसिकली उन्होंने। बराबर अभी है। आपने देखा कि ये जो एक्सचेंज बंद हुआ है एफटीएक्स, हम्म। क्या बड़े बड़े महारथी पंट मार रहे थे, जीरो हो गया ना। अब दूसरा अगर डबल भी होगा तो कुछ नहीं बना। जी जरूर जरूर जरूर। समीर, आपका काफी समय लिया है, बट बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे, थैंक और हमारे साथ ये लॉन्च के अवसर पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू वेरी मच।